अच्छा अच्छा। ठीक है, तो क्वेश्चन से तुमने कहाँ तक पढ़ लिया अभी? अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे मैक्सिमम डाउट्स तो उसी शीट में से है ना जो मैंने भेजी थी? ठीक है, तो चलो पहले मैं तुम्हारा एक डिफरेंट टाइप का जो डाउट था ना, पहले उसको बताने से पहले कुछ और बताता हूँ तुमको थोड़ा। इतना जरा मेरा ये आ गया। और तो ये आवाज क्लियर है ना? चलो तो शुरू करते हैं। देखो तुमने जो क्वेश्चन भेजा ना, उसमें पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके अंदर हमने एक और स्फीयर को रख दिया है। इसका रेडियस है r1 और बाहर वाले का रेडियस है r2। इस पर चार्ज q1 है और इस पर चार्ज q2 है। ठीक है, तो अब अगर हम पोटेंशियल लिखें अंदर वाले स्फीयर का, मान लेते हैं v1 है, बाहर वाले का पोटेंशियल कितना है, v2 है। तो जस्ट रिमाइंड करा दूं तुम्हें, चेक कर रहा हूं मैं एक्चुअली तुमको ठीक से याद हो गया है कि नहीं। v1 कितना लिखेंगे बेटा? के क्यू वन बाई, हाँ, प्लस के क्यू टू बाई आर टू। और वी टू कितना होगा? हम्म, के क्यू वन बाई आर टू, इतना हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें वी वन माइनस वी टू तो कितना आएगा? के क्यू वन अपॉन आर वन माइनस के क्यू वन बाई आर टू।
तो इससे एक कंक्लूजन तो हमने ये निकाला कि जो पोटेंशियल है दो स्फीयर का, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का, वो पोटेंशियल दोनों चार्ज पर डिपेंड करता है। V1 Q1 और Q2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है, V2 भी Q1 और Q2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन दी चार्ज ऑन इनर स्फीयर। केवल इनर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो ये तो मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर से मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं। ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज हो गया है Q1 डैश और दूसरे पर चार्ज हो गया है Q2 डैश। ठीक है, अब मैं अंदर वाले का पोटेंशियल लिखूं। मान लेता हूं ये है V1 डैश, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा? K Q1 डैश अपॉन R1 प्लस K Q2 डैश अपॉन R2, और बाहर वाले का पोटेंशियल V2 डैश कितना हो जाएगा? K Q1 डैश अपॉन R2 Q1 डैश अपॉन R2 प्लस K Q2 डैश अपॉन R2 के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है एक कंडक्टिंग वायर से। दोनों पोटेंशियल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो दोनों के पोटेंशियल को हम इक्वल कर देते हैं, V1 डैश इक्वल टू V2 डैश। तो ये होगा K Q1 डैश अपॉन R1 प्लस K Q2 डैश अपॉन R2 इक्वल टू K Q1 डैश अपॉन R2 प्लस K Q2 डैश अपॉन R2 के बराबर। अब इसमें से ये टर्म तो हो जाएगी कैंसिल, और बचा कितना? K Q1 डैश अपॉन R1, K Q1 डैश अपॉन R1 माइनस K Q1 डैश अपॉन R2 इक्वल टू 0। इतना आया। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम K Q1 डैश, तो ये होगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखो तीन टर्म है, एक है K, एक है Q1 डैश और एक है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। मतलब ये कुछ ऐसा है कि तीन चीजें हैं A, B और C, इनका प्रोडक्ट 0 है ABC का। तो अगर तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है या तो A 0 है या B 0 है या C 0 है या दो 0 है या तीनों 0 है। हमारे केस में हम जानते हैं कि K इज नॉट 0। K डेफिनेटली 0 नहीं है। 1 upon R1 minus 1 upon R2 is not 0 because R1 and R2 are two different quantities. R1 R2 दोनों कैसे हैं? अलग अलग है। तो 0 क्या हो सकता है? Q1 डैश। तो implies that Q1 डैश इक्वल टू 0। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे केस में जो चीज 0 है वो है Q1 डैश ओनली। अब Q1 डैश अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनर स्फीयर है इस पर चार्ज कितना है? 0 है। यानी चार्ज ऑन इनर स्फीयर 0। अगर इनर स्फीयर पर चार्ज 0 है तो कंडीशन तो हम ये लगाएंगे कि इनिशियली सारा चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2 था, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना होना चाहिए? Q1 प्लस Q2 के इक्वल होना चाहिए। दोनों स्फीयर का चार्ज जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होना चाहिए। चार्ज का सम Q1 प्लस Q2 जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होना चाहिए। लेकिन अब हमारा रिजल्ट आ गया है Q1 डैश 0 है। इसका मतलब है कि Q2 डैश किसके बराबर है? Q1 प्लस Q2 के बराबर। यानी सारा चार्ज कहां पर है? आउटर स्फीयर पर है, इनर स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है। इसके बारे में फर्दर मैं डिस्कस करूंगा। पहले तुमको जो पूछना है तुम पूछ लो इसमें। अरे तुम छोड़ो ना, पहले इसको तो बताओ। हम इसको अप्लाई करेंगे कहीं पर। पहले तुम ये बताओ, अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई तुम्हारे मन में सवाल हो तो बताओ। तो अब ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, और फिजिक्स भी हमने अप्लाई की। इसमें हमने फिजिक्स ये अप्लाई की कि अगर दो कंडक्टर को हमने एक वायर से कनेक्ट किया है तो दोनों का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम दोनों का पोटेंशियल सेम करते हैं
तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुआ कि सारा चार्ज आउटर सरफेस पर है, इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम कंक्लूड करेंगे, अब हम बार बार मैथमेटिक्स नहीं अप्लाई करेंगे, हम यहां से कंक्लूड कर देंगे डायरेक्टली कि अगर हम दो स्फीयर्स को कनेक्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर अगर है या कंसेंट्रिक नहीं भी है, तो सारा चार्ज कहां मूव करेगा? आउटर सरफेस पर। अब आउटर सरफेस पर क्यों मूव करेगा सारा चार्ज, उसके हम लॉजिक हम कई सारे दे सकते हैं। एक तो मैथमेटिक्स तो हमने दे ही दिया, दूसरा लॉजिक हम ये दे सकते हैं भाई कि किसी स्फीयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने नहीं पढ़ी है, तुमने पढ़ ली थी कि पोटेंशियल एनर्जी इस नहीं पढ़ी है? कितनी होती है एक स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी? Q/r है ना, ये पोटेंशियल है उसका। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ KQ²/r। ये पढ़ लिया है? चलो तो ये फिर मैं आज कराऊंगा तुम्हें। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ KQ²/r के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी अगर r कैसा हो? ज्यादा हो, यानी चार्ज कहां चला जाए? बड़े रेडियस पर चला जाए। अगर चार्ज बड़े रेडियस पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पूरे यूनिवर्स में हर एक सिस्टम, हर एक बॉडी ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एक तो ये एविडेंस हो गया। दूसरी चीज ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है, इस वाले केस में जो भी चार्ज पार्टिकल थे, वो सारे चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। इनर स्फीयर पर जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर मान लो सारा का सारा स्फीयर नेगेटिवली चार्ज्ड है फॉर एग्जांपल, तो सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? सरफेस पर एक दूसरे को रिपेल, यानी कि दूर जाना चाहते होंगे। मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं? मैक्सिमम दूर जा सकते हैं आउटर सरफेस तक। आउटर सरफेस पर आने के बाद भी क्या कर रहे हैं? वो रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कोई मेथड नहीं है, कोई मीडियम नहीं है जिससे कि वो बाहर जाएं, इसलिए दे विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो सारा पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है? आउटर सरफेस तक। तो सारे दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमने लॉजिक दिया कि सारे चार्ज पार्टिकल रिपेल कर रहे होंगे, ये मेथड हो गया, ये एक्सप्लेनेशन हो गया एक लेमैन लैंग्वेज का। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम हो जाएगी अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा। ये हमारे बेसिक लॉजिक है इसका। तो क्लियर हुआ ये? हाँ, सेल्फ एनर्जी है ये, अभी हम पढ़ लेंगे, है ना, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। अब मैं आता हूं जो क्वेश्चन तुमने पूछा था, ये वाला। इस क्वेश्चन में ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 चार्ज टू ए पोटेंशियल v1। तो एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है r1, इसको चार्ज किया है पोटेंशियल v1 तक। तो इस पर कितना चार्ज मान ले हम? तो v1 इक्वल टू k Q1/r1। तो इससे चार्ज निकल आया, Q1 की वैल्यू होगी v1 r1/k। ठीक है, इतना चार्ज होगा ये। is then placed in a thin walled uncharged conducting spherical shell of radius r2. Now this sphere is placed inside a spherical shell and then connected through a conducting wire. So what will happen? All the charge will flow on the outer surface. If all the charge flows on the outer surface, then what is the potential of outer sphere? Suppose potential is V2. Since there is no charge on the inner sphere, therefore potential of outer sphere has only due to this charge which is on the outer surface. तो Q1 है, तो उसको क्या लिखूंगा मैं? K Q1/, बोलो राम। नहीं, R2। देखो इस पर जो चार्ज था इनिशियली, वो सारा चार्ज कहां चला गया? आउटर सरफेस पर। तो इस पर अंदर वाले पर चार्ज कितना है? इस पर तो चार्ज 0 है, और बाहर वाले पर चार्ज कितना है? Q1 है। सारा चार्ज तो कहां पर है? बाहर ही है। तो अब मैं बाहर वाले का पोटेंशियल लिखूंगा K Q1,
Q1 किस पर है चार्ज? अरे यार कहाँ फोकस है तेरा। हमने एक वायर से कनेक्ट किया तो क्या हुआ, सारा चार्ज कहाँ चला गया, अंदर का बाहर। तो कौन से स्फीयर पर है? आउटर स्फीयर पर है ना सारा चार्ज। तो जब आउटर स्फीयर पर सारा चार्ज है Q1, तो Q1 की वजह से आउटर स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? KQ1/R2, राइट। अंदर वाले पर चार्ज कितना है? तो उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बाहर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल में, तो इसका पोटेंशियल होगा KQ1/R2। अब मैं इसमें Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो V इक्वल टू होगा K/R2, और Q1 की वैल्यू कितनी बेटा? V1R1/K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा इसका V1R1/R2। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है अपने आप से, ये वाला जो तुमने मुझे भेजा था ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम खुद निकाल सकते हो, तो बताओ क्या होना चाहिए। यस, इसमें दोनों को हम जब हम कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों स्फीयर का जो चार्ज होगा वो होगा आउटर स्फीयर पर, इनर स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो 0 0 हो जाएगा, और आउटर स्फीयर पर चार्ज होगा कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद मुझे लगता है ये चीज यार हमने कहीं डिस्कस की थी, जो एक और क्वेश्चन था तुम्हारा ये वाला, ए और डी में फर्क। देखो ए में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जा रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कंडक्टिंग सरफेस के। जैसे एक लाइन मैंने इधर से खींच दी ऐसे, तो परपेंडिकुलर नहीं है ये। अगर मैं यहां से एक रेडियस बना देता हूं, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो गया इस पर? थीटा आ गया ना, जबकि थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए जब ये एंटर करती है तो, और जब एमर्ज होती है तब भी 0 होना चाहिए। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएगी और ऐसे परपेंडिकुलर होगी, और जब बाहर निकलती है तब भी इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसके बाद भले ये सीधी हो जाए ऐसे। ठीक है। अच्छा देखो, किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो कैसा होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा तुमको इसमें रिमाइंड कराऊं कि E इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल में चेंज होता हो। तो सरफेस के अलाउंग तो पोटेंशियल में चेंज हो नहीं रहा है। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने बनाए, तो ए और बी का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। तो अगर मैं ए से बी जाता हूं, अगर मैं यहां से यहां गया, ए से बी या बी से ए आऊंगा, ठीक है, तो यहां पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ ना। अगर पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, इस रिलेशन से E इक्वल टू -dV/dr से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट करेगी, इधर, या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज ऑन द स्फीयर, कि स्फीयर पर किस तरह का चार्ज है। और दूसरा, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, हमेशा ही 0 होगा। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज और याद दिलाई थी, तुम याद है कि नहीं, तो भूल तो नहीं गए हो। जैसे एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मैंने बना लिया यहां, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और अगर मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए बाहर से E, ठीक है, तो इस पर चार्ज इंड्यूस हुआ होगा।
किस तरफ कैसा चार्ज होगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर लेफ्ट साइड में, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी लेफ्ट साइड में। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में आएंगी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों मिलके नेट कितना हो जाएगा? अंदर 0 होगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए इसके अंदर। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब तुमने जो डाउट भेजे हैं वो डाउट्स मैं थोड़ा बाद में लूंगा, पहले मैं ना कुछ और चीज बताना चाहता हूं तुम्हें। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी? हमने कैलकुलेट कर लिया है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी? देखो अभी मैं क्या बताने वाला हूं। ये एक मैंने ले लिया है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हाँ मुझे ध्यान आ रहा नहीं किया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ये एक स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और फील्ड कैसा है इसका? सॉरी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर के बराबर है। इसके अंदर से एक स्मॉल स्फीयर काट के अलग कर दिया, उस स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर। So now this sphere has, this solid non-conducting sphere has a cavity of radius small r. और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में कैलकुलेशन एडवाइजेबल इसलिए है क्योंकि अगर हम टोटल चार्ज इस पर लें तो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि टोटल चार्ज आफ्टर कैविटी दिया हुआ है या बिफोर कैविटी इट वाज क्यू। सो इट इज बेटर टू यूज सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हमने मान लिया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसमें कहां पर? एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे हम, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने, ये पॉइंट है ए। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब मैं कुछ पॉइंट्स मान लेता हूं। इसका जो सेंटर है इसको मान लिया हमने C1 है, कैविटी का सेंटर C2 है। ठीक है, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं वो कॉन्सेप्ट ये है राम कि पहले हम मान लेंगे पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर विदाउट कैविटी, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो कैविटी। हम मान लेंगे कोई कैविटी नहीं है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ए पर, फिर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ओनली ड्यू टू कैविटी, फिर पहले वाली फील्ड में से बाद वाली फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा रैंडम दिखना चाहिए, इसलिए ना मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूं। कहां पर मान लें थोड़ा रैंडम सा दिखे, यहां मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये पॉइंट है ए। तो इसके लिए मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला याद है जो रो की टर्म्स में होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट था ना, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। याद आया कि नहीं? पक्का? तो रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता था। ये एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर E1, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी वजह से लिख रहा हूं? इस स्फीयर को पूरा सॉलिड स्फीयर मान के। तो कितना होगा ये? रो इंटू डिस्टेंस कितनी? C1a अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू आती है रो C1a बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। Direction of this electric field is from center to point A because we are taking charge on the sphere is positive.
अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी A2C1, यानी कि AC1 वेक्टर बनेगा, राइट। अब हम इसमें दूसरा काम ये कर रहे हैं राम कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ए पर, टेकिंग दिस कैविटी एज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे हम, रो इंटू C2a बाई 3 ε0। क्लियर दिख रहा है ये? क्या नेगेटिव क्या? नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। डायरेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं? रुको जरा, ये वेक्टर के जो साइन थे ये तुम्हें कुछ ऐसे तो नहीं लगे? जिसको दूर कर देता हूं जरा, लो। अच्छा, तुमको मैं समझ गया, तुम्हें सेंटर ऑफ मास याद आ रहा होगा क्या, जो तुमने 11वीं क्लास में नेगेटिव मास लेके पढ़ा होगा। हाँ, कई लोग उससे भी करते हैं, इसको रो को ना माइनस रो भी कर सकते हैं हम, फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन हम यहां पर ऐड नहीं कर रहे, हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, बात एक ही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू रो बाई 3 ε0 इंटू C1a माइनस C2a, ठीक है। ये जो पॉइंट ए था ना, ये कोई स्पेशल पॉइंट नहीं था, हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था। अब जरा ये वाला एक ट्राइंगल देखो, ये है साइड C1a और C2a वेक्टर बनेगा ये वाला, और एक वेक्टर बनाया मैंने ये C1 C2। तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो, C1 C2a, ठीक है। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर C1 C2 प्लस वेक्टर C2a, ये किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा? C1a। तो C1a माइनस C2a किसके बराबर हुआ? C1 C2 इक्वल टू C1a माइनस C2a। तो ये रिलेशन जो है हम रख देते हैं उठा के यहां पर इस इक्वेशन में। तो ई नेट बनेगा, ई नेट इक्वल टू रो बाई 3 ε0 इंटू C1 C2। ये एक फॉर्मूला आ गया। अब इससे निकालने हमको कई सारे कंक्लूजन्स। क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे? तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, तो चलो मैं तुमसे ही सुनना चाहता हूं राम, तुम बताओ इसमें क्या कंक्लूड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है उसके अंदर? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और डायरेक्शन? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी एक तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अच्छा, डायरेक्शन है कहां इसकी, किस डायरेक्शन में है ये? हाँ, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। तो पहली चीज हम याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन and in magnitude also, दोनों में ही कांस्टेंट है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कैविटी एंड स्फीयर, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। अब छोटा सा सवाल दूसरा इस पर कि अगर मैं इसके अंदर मूव करना शुरू करूं
मान लो मैंने ये बना लिया है एक सॉलिड नॉट कंडक्टिंग स्फीयर और ये एक कैविटी है, ये है सेंटर C1, इसका सेंटर C2 है। तो अगर मैं मूव करना शुरू करता हूं C1 से C2 की, चलो एक स्पेशल केस ले लेते हैं, चलो इसका रेडियस हम मान लेते हैं एग्जैक्टली r/2 है, यानी कैविटी टच कर रही है स्फीयर के सेंटर को, ये है C2। ठीक है, तो अगर मैं C1 से C2 जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरी कर रही है बेटा? पोटेंशियल C1 से C2 जाने में कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना, पोटेंशियल इनसाइड कैविटी इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरी कर रहा है। और अगर हम C1 से C2 जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। C2 पर पोटेंशियल निकाल सकते हो? पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना हुआ C2 पर तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। तो इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ई कितना है? बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स लिख लेता हूं, चलो मैं, और इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू माइनस रो C1 C2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी एक्स। एक्स की वैल्यू 0, यानी मेजरमेंट हम कहां से कर रहे हैं? C1 से। तो ये V C1 लिख लिया मैंने, और उसके बाद मैं पहुंच रहा हूं कितनी डिस्टेंस पर? ये C1 से C2 तक की डिस्टेंस कितनी होगी? इसको मैं मान लेता हूं R है, और इसकी रेडियस कितनी है? r/2। तो ये dx x की वैल्यू होगी r/2, ये पोटेंशियल किसका मिल जाएगा? C2 का। तो VC2 माइनस VC1 इक्वल टू माइनस रो C1 C2 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, इतना आया। और नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि हायर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट है? C1। तो अगर हम VC2 माइनस VC1 लिख लें तो वो आ जाएगा रो C1 C2 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बढ़िया रिजल्ट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं इस पर और सॉल्व करने के लिए। दोबारा बोलो, कौन से सिचुएशन में पूछ रहे हो? हाँ, अगर ये r/2 नहीं होगा तो फिर ये 6 नहीं आएगा यहां पर, तब कुछ और आएगा। तो तुम्हें फॉर्मूला वो बेसिकली याद रखना, रो C1 C2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, उसको उससे सॉल्व करना है। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं तुमको इस पर कि एक मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाया, और इसका रेडियस है R, सेंटर है C1। एक स्फीयर बनाते हैं जिसका रेडियस है, कैविटी बनाते हैं जिसका रेडियस है r/2, ये r/2 का है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को, ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये B है। A और B डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। ए बी इज ए डायमीटर और इसकी वैल्यू कितनी है? R है। ठीक है, चार्ज ले लेते हैं, चलो इस पे पॉजिटिव ही मान लेते हैं कि इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसकी रो के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से प्रोजेक्ट करना है। एन इलेक्ट्रॉन
is projected from point A with speed v so that it reaches at B। हमको A से प्रोजेक्ट करना है B पर, इस तरह से प्रोजेक्ट करना है कि A से B पर पहुंच जाए। तो उसके लिए हमको निकालना है फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ V। स्पीड V की मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें A से तो B पर पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको ट्राई करो। आंसर के किन किन के पैरामीटर्स में होगा? अच्छा, इसमें नो ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है। आंसर होगा तुम्हारा, एक तो आर पता है आपको, रो मालूम है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यार के, उसको तो हम नो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इनकी टर्म्स में जरा इसका आंसर निकालना है, तो ट्राई करो जरा, कैसे करोगे? रीजन बताओ। ए और बी वाले पर क्या है? पोटेंशियल सेम है, तो वो पॉइंट होगा जहां पर वो टच कर रहा होगा, है ना? तो जीरो कैसे आ गया? तो जीरो क्यों हुआ? तो मान लो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या किया तुमने, वहां छोड़ दिया ए पर, तो अगर छोड़ दिया तो उससे क्या होगा, वो कहां जाएगा? बी पर पहुंच जाएगा। हाँ, तो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी उसको? बी की तरफ। तो अगर तुमने बी की तरफ वेलोसिटी दी तो वहां मूव करेगा क्यों? वो उस पर फोर्स लग रहा है क्या उस डायरेक्शन में कोई? अच्छा, फोर्स किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर? हाँ, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? टुवर्ड्स
मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? हाँ तो परपेंडिकुलर तो ठीक है, लेकिन किधर, राइट या लेफ्ट, किधर बताओ? ए बी के परपेंडिकुलर राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स लगेगा उस पर लेफ्ट साइड में, राइट? तो इस पर फोर्स लगा लेफ्ट साइड, तो तुमने वेलोसिटी दे दी यहां, वेलोसिटी दी तुमने बी की तरफ, और फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं करेगा, तो ये तो कहां चला जाएगा? वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहां रहेगा, एक नीचे तुमने वेलोसिटी दी है नीचे, वो रहेगा, यानी कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इसको यहां मिलेगा, एक नीचे रहेगा, तो ये यहां कहीं जाएगा फिर तो क्या करें फिर? तो ये जो है यहां से जो ए बी है ना, इसका जो मोशन है, इट्स लाइक ए प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। जो चीज उसमें mg होती थी वो चीज यहां पर लग रही है, इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा? ये मान लेते हैं E इंटू ई के बराबर, जिसमें स्मॉल e क्या है? चार्ज है, और कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक। अब हमको प्रोजेक्ट किस तरफ करना चाहिए चार्ज पार्टिकल को? बिल्कुल प्रोजेक्टाइल, ऐसे 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 प्रोजेक्ट करना चाहिए, और यहां उसको वेलोसिटी देनी चाहिए v, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा थीटा। तो ए बी क्या बनेगा उसका? रेंज, ठीक है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होगा? E इंटू ई अपॉन एम के बराबर। तो अब हम रेंज का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। रेंज का फॉर्मूला होता था R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो उस फॉर्मूले को अगर यूज करते हैं तो R का मतलब कितना है? यहां पर R ही है, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, और जी की वैल्यू बेटा कितनी होगी? E इंटू ई अपॉन एम। तो यू स्क्वायर कितना आया? E इंटू ई इंटू आर अपॉन एम इंटू साइन टू थीटा। अब इसमें यह चेक करना है कि ये मिनिमम कब होगा। मिनिमम तब होगा जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री। तो यू मिनिमम की वैल्यू आएगी स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू आर अपॉन एम अंडर रूट, ये इतना आ जाएगा। और मैं इसमें कैपिटल ई की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। कैपिटल ई तो तुमको पता है ना कि हम निकाल चुके हैं। कितना होगा ये? रो C1 C2 बाई, हाँ, रो C1 C2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो C1 C2 की जगह कितना आएगा? R/2। तो ये हो जाएगा रो R/6 एप्सिलॉन नॉट। तो उसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन ही ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट था, जो ये चीज थी, मुझे कैविटी वाली चीजें तुमको बतानी थी। दूसरा मुझे ना अब लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले पोटेंशियल एनर्जी ही बता दूं। तो पोटेंशियल एनर्जी ना दो तरह की होती है। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे वो दो तरह की होगी। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, और दूसरी सेल्फ एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है सेल्फ एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन एनर्जी को लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू
V के बराबर, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं Q1V2, और सेल्फ एनर्जी होती है हाफ Q इंटू V। अब इसका मीनिंग समझना जरा। जैसे दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है Q1, दूसरा है Q2, और इनके बीच का सेपरेशन है R। हमको इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन लिखते हैं तो वो होती है K Q1 Q2 बाई R के बराबर। बेसिकली वो क्या चीज है कि आप लिखो Q1, यहां पे चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 लो, और Q1 की पोजीशन पर पोटेंशियल लिखो दूसरे की वजह से। तो Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल है वहां पर, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई। उल्टा भी कर सकते हैं कि हम चार्ज लिख लें Q2 और Q2 की पोजीशन पर पोटेंशियल दूसरे चार्ज की वजह से, यानी K Q1 बाई R। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, राइट। सेल्फ एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं होती है, या ये कहते हैं ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड की सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इज इनडिटर्मिनेट। होती है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते तो हम उसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट चार्ज की नहीं होती है। सेल्फ एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी को चार्ज करने में जितना वर्क किया है वो उसकी सेल्फ एनर्जी के बराबर है। किसी बॉडी को चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क उसकी सेल्फ एनर्जी के बराबर है। तो हाफ QV में चार्ज Q भी बॉडी का है, और जो पोटेंशियल लिखा हुआ है V, ये पोटेंशियल इसी चार्ज की वजह से है। देखो डिफरेंस समझना, ये Q1 चार्ज लिखा और यहां पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दूसरे चार्ज की वजह से है, इसलिए मैंने सिंबल चेंज किया Q1V2। चार्ज Q1, पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्ज एट द पोजीशन ऑफ Q1। बट हियर इन केस ऑफ सेल्फ एनर्जी, चार्ज Q is on the body and potential V is of the body due to its own charge Q, right? अब इसको थोड़ा सा डिराइव भी कर देते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये आया कैसे हाफ QV। ये तो हमको पता ही है, हमने कर लिया था पहले, है ना। तो इसको मैं स्फीयर के केस में ही डिराइव करता हूं। जैसे कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर को हमें चार्ज देना है Q, टोटल चार्ज Q देना है, और रेडियस है R। तो ये जो Q चार्ज है ये कहां पर है, इंफिनिटी पर था इनिशियली, और इसका पोटेंशियल कितना था, 0 था। अब जब चार्ज कैपिटल Q इसको हमें देना है तो हम थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इंस्टॉलमेंट, उसका रीजन ये है कि पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद द चार्ज। जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। तो हमने मान लिया कि एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट सम आर्बिट्रेरी इंस्टेंट, at some arbitrary instant charge on the sphere is small q। एक इंस्टॉलमेंट दे दिया हमने स्मॉल q, तो अभी इसका पोटेंशियल कितना है, तो इसका पोटेंशियल है K Q बाई R। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq is given। अब हम इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq दे रहे हैं। इतना छोटा सा चार्ज dq दे क्यों रहे हैं भाई, बताओ जरा राम। हाँ एक्चुअली, हाँ वेरी गुड। हम जो है ना इसमें करने के वाले हैं कि हमने चार्ज dq जब दिया तो इसके पोटेंशियल को हमने इसी वैल्यू पे कांस्टेंट माना, kq बाई R पर। Because dq is so small, it does not bring appreciable change in potential of the sphere। तो पोटेंशियल को हमने इस पर ही लगभग कांस्टेंट मान लिया है kq बाई R पर। अब हम निकालेंगे इसमें वर्क कितना होगा, तो वर्क dw कितना होगा। देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो किसके बराबर है, पोटेंशियल के। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर हमने dq चार्ज ले आए तो वर्क कितना हो जाएगा, dq इंटू दिस।
तो इसको मैं लिख दूंगा डी क्यू के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू। चलो अब मैं इतनी छोटी सी चीज डेप्थ वाली हर किसी से नहीं पूछ रहा हूं, तुमसे पूछता हूं, ये बताओ ये वर्क किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिखा मैंने या ये एक्सटर्नल एजेंट का है? हाँ, रीजन एक्सप्लेन करो। हाँ, मतलब इस पर जो चार्ज दिया हुआ था हमने, ये वाला क्यू चार्ज, तो इसका इस क्यू चार्ज की वजह से इसका कुछ पोटेंशियल ऑलरेडी हो गया था, है ना। फिर जब मैं इंफिनिटी से इस पर चार्ज लेके आ रहा हूं डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज को इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिपेल कर रहा है ना, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू तो हम प्लस डी क्यू लेके आ रहे हैं, अगर ये माइनस क्यू है तो हम माइनस डी क्यू लेके आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें या तो प्लस क्यू तक चार्ज करना है इसको, प्लस क्यू मतलब कैपिटल क्यू, या माइनस कैपिटल क्यू तक चार्ज करना है। मान लो कि प्लस 100 कूलम तक चार्ज करना है या माइनस 100 कूलम तक, तो मैंने किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पे इसको चार्ज दे दिया है, सपोज 20 कूलम पहुंच चुका है। अब मैं छोटा सा अमाउंट लेके आ रहा हूं 0.00001 कूलम, तो वो पॉजिटिव ही लेके आऊंगा। या इस पर -20 है तो फिर उसमें ऐड करूंगा तो नेगेटिव ही ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे फाइनली -100 देना है। तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नेगेटिव। और ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है। तो अब हम वर्क निकालते हैं, ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। चार्ज कहां से कहां तक दिया हमने? 0 से लेके कैपिटल क्यू तक। तो टोटल वर्क W इक्वल टू के बाई आर, और कितना हो गया ये? क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसका फॉर्म, अब ये जो वर्क है इसको नेगेटिव करेंगे तब आएगी पोटेंशियल एनर्जी, या यही पोटेंशियल एनर्जी हो गई? क्यों राम? हाँ, क्योंकि फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने पोटेंशियल एनर्जी का? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है तो वो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, तो यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इक्वल टू के क्यू बाई आर। इसको मैंने अलग कर दिया, Q को अलग कर दिया, 1/2 को अलग कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ Q, और के क्यू बाई आर क्या है? V, पोटेंशियल है इसका, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ QV के बराबर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? सेल्फ एनर्जी है। और ये वाली कौन सी थी? इंटरैक्शन एनर्जी थी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टोटल एनर्जी आती है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब मैं इसमें तुम्हें आगे कुछ बताऊं उससे पहले अभी तक जो मैंने बताया उस पर तुम अपना क्वेश्चन पूछो। कोई दिमाग क्लियर? कुछ और कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? ठीक। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का ना एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो कैपेसिटर में ना डेराइव करते हैं। मतलब मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं, डेरिवेशन अभी हम नहीं पढ़ेंगे उसका। पोटेंशियल एनर्जी होती है U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये कहलाती है एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है ये। अब अगर ये एनर्जी डेंसिटी है तो ये एनर्जी डेंसिटी कौन सी एनर्जी की? ये सेल्फ एनर्जी देगा या इंटरैक्शन एनर्जी देगा? तो याद रखना ये टोटल एनर्जी देता है, दोनों का सम। तो टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की निकालनी है तो हमारे पास अब दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि क्या निकालें हम उसमें, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लें, इंटरैक्शन एनर्जी अलग लिख दें हम, और हाँ सेल्फ एनर्जी हम अलग लिख दें, और इंटरैक्शन और दोनों को ऐड कर दें। दूसरा मेथड ये है कि इससे अगर हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये छोटे से वॉल्यूम में निकालने पहले हम dV में, फिर पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर दें, तो इससे जो एनर्जी निकलेगी ये टोटल एनर्जी ही होगी, ठीक है।
अब मैं इस पर एग्जांपल ले लूं जरा, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिसमें कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर हमने लिए, इसका रेडियस है r, इस पर चार्ज है q। दूसरा स्फीयर है, इसका रेडियस है 2r और इस पर चार्ज है 4q। ठीक है, तो इसकी जो है एनर्जी बताओ कि कितनी हो जाएगी। तो चलो साथ साथ ही कर लेते हैं। पहले हम क्या लिख लें, इसकी सेल्फ एनर्जी लिखते हैं। हॉलो ही है यार, तभी तो एक के अंदर दूसरा है, कॉन्सेंट्रिक है ना। और अगर अंदर वाला सॉलिड हुआ या हॉलो हुआ उससे तो फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सारा चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा। और बाहर वाला तो हॉलो होना ही चाहिए, अदरवाइज छोटा वाला उसके अंदर कैसे होगा। तो ये सेल्फ एनर्जी निकाल रहा हूं मैं छोटे वाले की। तो छोटे वाले की सेल्फ एनर्जी होगी हाफ क्यू, इसका चार्ज क्यू, और खुद के चार्ज की वजह से खुद का पोटेंशियल कितना, वेरी गुड, प्लस हाफ 4q, खुद के चार्ज की वजह से खुद का पोटेंशियल इस वाले का बोलो 2r। तो ये सेल्फ एनर्जी हो गई। इसमें से k क्यू स्क्वायर बाई आर अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो ये बचेगा 1/2 प्लस 4। इतना ही बचा। देखो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की कैलकुलेशन में। तो कितना हो जाएगा ये 9/9 के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, अब निकालनी है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन एनर्जी की इसमें एक ही टर्म बनेगी क्योंकि केवल दो ही स्फीयर हैं। तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, एक का पोटेंशियल लेंगे या एक का चार्ज लेंगे। तो अंदर वाले का मैंने लिया चार्ज और अंदर वाले का पोटेंशियल ड्यू टू अदर स्फीयर 4q की वजह से। तो 4q की वजह से कितना होगा, k 4q बाई 2r। तो ये कितनी हुई एनर्जी इसमें, के क्यू स्क्वायर बाई आर और ये बचेगा 2, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो बचेगी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बचती है नेट एनर्जी इक्वल टू 9/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13 के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, सेल्फ मतलब सेल्फ लिटरल मीनिंग पे जाना, चार्ज भी खुद का, पोटेंशियल भी खुद के चार्ज की वजह से खुद का। चलो अब एक कंसेंट्रिक स्फीयर ले लेते हैं, 3 वाला करके दिखाओ मुझे। एक ये स्फीयर है, एक ये वाला ले लिया मैंने, एक ये ले लिया, ज्यादा छोटे बन गए, खैर कोई बात नहीं। इसका रेडियस है r, इस पर चार्ज है q। बाहर वाले को चार्ज दे देते हैं माइनस कितना देते हैं 4q दे देते हैं चलो, और इसका रेडियस है 2r। सबसे बाहर वाले का चार्ज मान लेते हैं 8q और रेडियस है इसका 2r हो गया, इसका 4r मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले तो निकाल दो इन सभी की सेल्फ एनर्जी। तो बेटा सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करना कितनी है, मतलब टोटल मत बताना, मुझे टर्म बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूं। सबसे छोटे वाले की बोलो, हाँ हाफ के क्यू बाई आर इंटू क्यू। ठीक है, इसके बाद दूसरे की बोलो जिस पे नेगेटिव चार्ज है, अच्छा उससे मत बोलो तुम, अलग अलग क्यू वी, हाफ क्यू वी से बोलना। तो हाफ क्यू कितना लिखूंगा मैं माइनस, और इसका पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से कितना, अपॉन। तो ये सेल्फ एनर्जी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो सेल्फ एनर्जी कभी नेगेटिव होगी ही नहीं। इसका रीजन बताओ।
हमेशा, हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी वो रिपेल ही करने वाला है, पॉजिटिव होगा वो रिपेल ही करेगा, तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल एजेंट को वर्क ही करना है। तो प्लस इसके बाद तीसरे स्फीयर के लिए हम लिखेंगे हाफ, और चार्ज लिख लिया मैंने इस पर 8Q इंटू के 8Q बाई 4R, ये पोटेंशियल। तो ये सेल्फ एनर्जी हो गई, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं अभी। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन में यहां पर देखो, एक तो हो जाएगा इंटरैक्शन हो जाएगा 1 और 2 की बनेगी, एक 1 और 3 का बनेगा, और एक 2 और 3 का बनेगा, यानी कि 3 टर्म्स आएंगी इसमें। तो 1 और 2 का अगर हम इंटरैक्शन एनर्जी लिखेंगे बेटा, तो बोलो क्या लिखेंगे? किसी भी एक चार्ज का, किसी का, दोनों में से किसी भी एक का चार्ज, और जिसका चार्ज लिया है उस पर पोटेंशियल दूसरे वाले की वजह से। तो चार्ज ले लेते हैं 1 का, तो चार्ज ले लिया मैंने Q, और अंदर वाले का पोटेंशियल ड्यू टू 2, जो सेकंड स्फीयर है, कितना? -K4Q/2R। इंटरेक्शन एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन तो इसमें नेगेटिव है ये। 1 3 को क्या लिखेंगे? Q इंटू के 8Q/4R। अब 2 3 का बताओ, 2 का चार्ज ले लेते हैं तो कितना है? -4Q। फोर आर, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, तो ये इंटरेक्शन एनर्जी निकल आएगी। तो ये तीनों टर्म ये, और 3 टर्म ऊपर वाली, टोटल 6 टर्म्स होंगी, और इससे क्या निकल आएगी? टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब उसमें कुछ और पूछना है, डाउट है तो बताओ। जो हमने पढ़ा इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो फिर एक चीज सॉल्व करके दिखाओ कि अगर मैंने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, स्फीयर, और इस पर टोटल चार्ज गिवन है Q, रेडियस है R, इसकी टोटल एनर्जी बतानी है क्या होगी। तो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है। आंसर इसकी टर्म्स में होना चाहिए। इसमें पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस इज द सिंगल स्फीयर, तो इसका इंटरेक्शन तो होगा नहीं किसी के साथ में, तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी नहीं, इसकी होगी केवल सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी कितनी आएगी इसकी, ये कैलकुलेट। कैसे? ना, उससे नहीं होगा, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ट्राई करो कितना आता है इसको।
कितना आया? के क्यू बाई आर स्क्वायर तो आएगा ही उसमें, बाकी कितना आ रहा है? यस, वेरी गुड। तो के क्यू स्क्वायर बाई आर इंटू 3/5। कैसे किया था, मुझे अप्रोच बताओ। हाँ, इसमें पहले मान लिया कि ये जो स्फीयर है ना, हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो जब इसको स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर इसका रेडियस हो चुका है x, तब इसका पोटेंशियल लिख लिया। फिर हमने एक dq चार्ज की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ाई जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है या dr है, वट। बस इसके बाद फिर हम उसका वर्क निकालेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। तो 3/5 आएगा, इसको तुम याद भी रखना। 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं कि एक मान लो ये एक रैंडम शेप का कंडक्टर है, कंडक्टर का जो शेप है रैंडम है, इसका वो अगर हमने चार्ज दिया Q, ठीक है, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, यस, वेरी गुड। अब इसकी रीजनिंग और दो। नहीं, ये तो मैंने बताया ही नहीं है। कोई जो मैंने बताया अभी तक उसकी बेसिस पे बताओ। हम्म, नहीं, सबसे सिंपल सा रीजन ये है कि ये जो कंडक्टिंग सरफेस है इसका पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर ये रेगुलर बॉडी होती स्फेरिकल तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता, यूनिफॉर्म, टू कीप द पोटेंशियल सेम। लेकिन अब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रखने के लिए चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म केवल स्फेरिकल में ही होगा, ये स्फेरिकल नहीं है तो इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है इस पर। अब इसमें तुमने शीट में से पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब हमने क्या काम किया कि एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया यहां पर। ये मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं इसका। तो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ एरिया ds। ds एलिमेंट का छोटा सा एरिया लिया और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं, और लिखता हूं मैं ये लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ये जो एलिमेंट है ना इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये अज्यूम कर लिया। तो इस पर चार्ज होगा कितना, चार्ज dq की वैल्यू होगी सिग्मा ds के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब केवल इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये जो एलिमेंट है छोटा सा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये चार्ज की एक सिंगल लेयर है, चार्ज की सिंगल लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना कंट्रीब्यूट करती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा है कि नहीं? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अच्छा, अब इसकी राइट में कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लेफ्ट में भी थोड़ा और डायग्राम बड़ा बना लेता हूं। जैसे चार्ज की जो सिंगल लेयर लेते हैं हम, ये वाली, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिफॉर्म होती है। तो इसी तरह से यहां पर जो लेयर है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहा हूं E1, और एक इस तरफ होगी E1,
ये कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला E1 भी कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज समझ में आई? ठीक है, समझ गए ना मैं कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ये E1 किसकी वजह से है? हाँ, डीएस एलिमेंट पर जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी इधर भी होगी, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कंडक्टर की, पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं लिख रहा हूं मैं। अब मैं लिखता हूं कि इसी एलिमेंट पर, एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट डीएस, एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर, उसको मान लेता हूं मैं E2 है। और मैं जरा हो जाऊं थोड़ा छोटा। तो रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ले ली हमने, E2 के बराबर ले ली। ठीक है, तो जो E2 है रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से, इस पोजीशन पर अगर हम देखें तो E2 की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, बाहर की तरफ। यहां पर E2 इधर होगी। ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं अभी दोबारा समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो कंडक्टर था ना, ये मैंने ऐसे बना लिया, और जो एलिमेंट था वो एलिमेंट हमने यहां से बाहर निकाल दिया है। बहुत छोटी सी जगह खाली छोड़ी है मैंने, तुम्हें दिख रही हो तो। ये छोटी सी जगह खाली छोड़ी है यहां। इस छोटी सी जगह पर बाकी बचे हुए कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यहां, ठीक है, इधर होना चाहिए। ये E2 कहां पर लिया है मैंने, जस्ट इनसाइड भी ले लूं तो भी इधर बाहर की तरफ आना चाहिए। E2 बाहर की तरफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां 0 है। तो E2 की जो डायरेक्शन है यहां पर, वो कुछ इधर होनी चाहिए E2, जिससे कि E1, अगर मैं वेक्टर सम की बात करूं तो E1 प्लस E2 मिलके कितना होना चाहिए, 0। तो E2 आना चाहिए -E1 के बराबर, वेक्टर की हम बात करें तो। रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में E1 के बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। तो इससे हमको E2 का मैग्नीट्यूड पता चल गया। E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एलिमेंट की वजह से कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होनी चाहिए। हाँ राम, तुम कुछ, कौन सा? नहीं, वो ऐसे नहीं था, तुम नहीं समझे इस बात को भी। ये कोई एक, ये जो रिमेनिंग कंडक्टर है ना, ये पूरा का पूरा, ये कोई एक प्लेन शीट थोड़े है ये। वो जो डेरिवेशन था वो तो प्लेन शीट की वजह से था ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेन शीट का कॉन्सेप्ट तो हमने इसमें लगाया, E1 में। इसका जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट को फ्लैट मान लिया, बिकॉज साइज ऑफ द एलिमेंट इज वेरी स्मॉल। इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए फ्लैट एरिया, ds। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस एलिमेंट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लिया हमने। बट ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। वो इस बेसिस पे आई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होना चाहिए, और नेट 0 तब होगी जब E1 के बराबर ही E2 हो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से है और जिस एलिमेंट की वजह से, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। देन दीज टू टुगेदर मेक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड द कंडक्टर। तो ये डेरिवेशन उससे नहीं आया, ये तो हमने रीजनिंग लगाई है इसमें। नहीं आया समझ में? अच्छा, तो तुमको E1 नहीं पता है ना अभी? यार तुमने E1 नहीं पढ़ा है अभी? रुक जाओ, अभी पहले मैं E1 बता दूं तुम्हें, फिर मुझे लगा कि तुमने पढ़ लिया होगा E1। चलो यहां पर हम क्या करते हैं,
जैसे एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेते हैं, सिंगल लेयर। इसको हम इनफाइनाइट क्यों लेते हैं? जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा मान सके हम? यूनिफॉर्म। रुको जरा, मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लूं जरा। लाइन जो भी हमने खींची थी वो स्ट्रेट से नहीं आई थी। ये है एक, ये कंडक्टिंग प्लेट है। इसका साइड व्यू देख रहे हैं इसलिए हमको एक लाइन दिखाई दे रही है, अदरवाइज ये है कैसी? ये प्लेन शीट इस तरह की है, ठीक। और इस पर चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी? सिग्मा के बराबर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट। तो बाई सिमेट्री हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी यहां पर है उतनी ही इस वाले पॉइंट पर होगी, अगर हमने सेम डिस्टेंस पर ले लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं, तो हम ले लेते हैं इसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेते हैं। क्लोज सरफेस लिया हमने, इमेजिनरी सिलेंडर। अब इस क्लोज सरफेस के जो सिलेंडर है, इसके जो सरफेस है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये सरफेस हो गया, DS1 मान लेते हैं इसको। ये सरफेस है, या DS1 DS2 ना लेके A1 A2 ले लेते हैं। ये सरफेस है A1। ये सर्कुलर सरफेस का एरिया कितना है? A2 के बराबर है। और जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया मान लेते हैं A3 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है इसमें? इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही होंगी, ये बाई सिमेट्री यूनिफॉर्म होती है। तो अब हम तीनों से जाने निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं, तीनों सरफेस से। तो फाई इक्वल टू, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की E है, यहां पर भी E है, तो ये हो जाएगा E इंटू A1। ठीक है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है फ्लक्स? या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? एरिया वेक्टर तो एन कैप होगा। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये होगा E A1 cos 0 डिग्री प्लस, दूसरे वाले का बताओ, A2 का बताओ फ्लक्स कितना होगा? और कॉस कितने डिग्री? कॉस 0 डिग्री प्लस A3 से पास होने वाला फ्लक्स 0 आएगा। एक तो ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करती नहीं है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक इसके सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स 0 है। तो फाइनली ये फ्लक्स कितना बना? EA1 प्लस EA2, EA1 प्लस EA2। और एरिया A1 और A2 कैसे हैं? इक्वल है, तो उसको मैं सिंपल A लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2EA के बराबर। ठीक है दाम। अब ये फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए? टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस सरफेस से। तो मैं लिखता हूं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस जो हमने गॉसियन सरफेस लिया था, ये क्या था? एक सिलेंडर था। इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? इस चार्ज केवल इस जगह पर है, ये इंटरसेप्टेड पार्ट जो है शीट का, सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए लिखा मैंने, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू कितना हुआ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऐसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन अलग है। हाँ, तुम बताओ मुझे, तुम क्यों कह रहे थे कि वैसे निकाला है? तुम्हें क्या कंफ्यूजन था उसमें? तुमने पढ़ लिया था ये? हाँ ठीक है। अब लेकिन इसको याद रखना, केवल पढ़ना नहीं, इसका डेरिवेशन आना भी चाहिए, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली 12th क्लास में बोर्ड तो नहीं होगा, तो CBSE में भी इनके डेरिवेशन आते हैं ये वाले। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो फिर से हम रिज्यूम करते हैं पुराने वाले आर्ग्यूमेंट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने किस बेसिस पे लिखा? जो भी मैंने डेरिवेशन बताया उससे। लेकिन E2 को मैं उस बेसिस पे नहीं लिख रहा हूं, मैं E2 को किस बेसिस पे लिख रहा हूं? क्योंकि ये
ये कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। तो इसको 0 करेगा कौन? E1 को। E1 को 0 कौन करेगा? बोलो। हाँ, और E2 किसकी वजह से है? E2 किसकी वजह? E2 है रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो E2 है रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से। तो अब मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा आ गया? इक्वल। डायरेक्शन कैसी आ गई इनकी? अपोजिट आ गई। क्लियर? अच्छा, अब बाहर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जस्ट आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ds E1 प्लस E2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया ये? जस्ट इनसाइड कैसा होना चाहिए? ये 0। और जस्ट आउटसाइड कितना हो जाएगा? तुम कुछ कंफ्यूज हो रहे हो इसमें। नहीं नहीं, तुम कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, तुम्हारी आवाज ना प्रॉम्प्टली नहीं आ रही है। राम, नहीं क्लियर हुआ ये? अरे रुक भाई। हम्म। देखो E2 जो है ना, ये मैंने किस, इसकी पोजीशन बताओ, ये कहां पर है? जहां से ये एलिमेंट मैंने कट किया है ना, यहां से ये रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से E2 की जो डायरेक्शन है वो किधर है? आउटवर्ड है। ठीक है, आउटवर्ड क्यों होना चाहिए इसको? क्योंकि अगर मैं जिस हिस्से को मैंने कट किया है उसके ठीक अंदर जाऊं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो उसे 0 करेगा कौन? E2 करेगा। क्योंकि वहां पर E1 किसकी वजह से है? ये जो छोटा सा एलिमेंट था इसकी वजह से E1 है अंदर की तरफ, लेकिन नेट तो 0 होना चाहिए ना। तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है अब इस रिमेनिंग कंडक्टर के ऊपर। तो रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? E1 के मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो हाँ, तो नेट तो 0 ही है। ये तो कंडक्टर के अंदर, ये हॉलो कंडक्टर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी इसके अंदर। अगर ये सॉलिड होता तो ऑब्वियसली 0 है ही, तब तो कुछ बात ही नहीं है। तो नेट तो 0 है ना इसके अंदर। तो अब E2 की जो डायरेक्शन है जस्ट इनसाइड कैसी है? बाहर है, और जस्ट आउटसाइड भी बाहर है। लेकिन E1 की डायरेक्शन जस्ट इनसाइड कैसी है? अंदर की तरफ है। और आउटसाइड कैसी है? बाहर की तरफ है। अब ये क्यों है? क्योंकि जैसे ये शीट सरफेस होता है, तो सरफेस के जैसे हम इस तरफ आएंगे तो फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती है। सरफेस के राइट साइड आए तो फील्ड की डायरेक्शन यहां हो जाती है। तो जो ds एलिमेंट लिया था बेटा, उस ds एलिमेंट के राइट साइड में फील्ड कितना है? E1 है। लेफ्ट साइड में कितना है? E1 है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। लेकिन E2 की डायरेक्शन नहीं बदल रही है। E2 की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो जैसे ही मैं थोड़ा बाहर निकलूंगा एलिमेंट के, तो एलिमेंट के जस्ट राइट साइड या आउटसाइड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 होना चाहिए ना। चलो फाइनली अब समझ में आया तुमको ये। तो E1 प्लस E2 कितना हुआ? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू conducting surface equal to sigma upon
एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी कंडक्टर के बहुत पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ करेगा, और उसमें सिग्मा क्या होगा, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे तो ये इंप्रेशन आएगा कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ऐसा नहीं है, यहां सिग्मा अलग है, यहां सिग्मा अलग है, यहां सिग्मा अलग है, अलग अलग जगह पर सिग्मा की वैल्यू अलग अलग है। तो सिग्मा मैं यहां फिर मेंशन कर दूं, इसमें जो सिग्मा है लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो ये याद रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब फिर टेस्ट होगा तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड का। राम, अब इसमें मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, और कुछ चीजें मैं यहां से अब थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा, ये हटा ही देते हैं इसको। अब बेटा यहां पर जो छोटा सा एलिमेंट था ds, इस एलिमेंट पर मुझे निकालना है फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिखूंगा फोर्स df ऑन स्मॉल एलिमेंट ds। तो df इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर देंगे, तो चार्ज तो है सिग्मा ds इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, हाँ वैल्यू बोलो ना, हम निकाल चुके हैं ना, सिग्मा बाई, दोबारा बोलो, सिग्मा बाई, ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्यों, नहीं 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 नहीं, हम फोर्स किस पर निकाल रहे हैं, एलिमेंट पर निकाल रहे हैं ना। तो एलिमेंट पे फोर्स एलिमेंट की फील्ड थोड़ा लगाएगी, एलिमेंट पे फोर्स कौन लगाएगी, रिमेनिंग कंडक्टर की फील्ड। और रिमेनिंग कंडक्टर की फील्ड कितनी है, एलिमेंट की फील्ड के बराबर ही है मैग्नीट्यूड में, तो यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। तो ये होगा df इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ठीक है, अब df अपॉन ds करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होता है, प्रेशर। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये फॉर्मूला भी याद रखोगे। तो अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज कर देते हैं तो कंडक्टर का सरफेस एक प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, और एक आउटवर्ड फोर्स लगता है उसके एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स पर जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है, वो प्रेशर का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। दोबारा बोलो क्या, हाँ कंडक्टर का मटेरियल नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, अगर वो नॉर्मल फोर्स नहीं लगा रहा होता तो फिर तो ये मटेरियल टूट जाता, इस बाहर चला जाता, रैप्चर हो जाता। मतलब तुम मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहे हो ना, हाँ तो मैकेनिकल फोर्स तो लग रहे होंगे तभी तो ये बचा हुआ है, अगर मैकेनिकल फोर्स नहीं होगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं क्लियर हुआ है ना, जो मैकेनिकल फोर्स है जो कि इलास्टिसिटी की वजह से आ रहा होगा, स्ट्रेस आ रहा होगा, ये मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर भी अच्छे लेवल के जो होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं।
अब इसमें आगे मैं कुछ बताऊं उससे पहले तुम अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें पूछो जरा, कुछ पूछना हो तो। सर अगर हम दो वाली फोर्स काउंटिंग करें जो डी एफ खुद पे लगा रहे हैं, जो अंदर इनटू है वो अंदर के इवन को डायरेक्टली लगना चाहिए। ये इसकी बात कर रहे हो क्या, E1 और अंदर का हम्म, अंदर के इवन को डायरेक्टली करना चाहिए ना, क्यों वही ई टू भी उसका ही डीएस का ही। नहीं, E2 DS ने देखो E2 प्रोड्यूस किया रिमेनिंग कंडक्टर ने और E1 प्रोड्यूस किया है DS ने। कैसे हम्म, उल्टा इवन को कंसिडर नहीं करना किस में, चाहिए डीएस के फोर्स में, डीएस इसमें? हाँ तो हमने नहीं किया ना, हमने लिखा है सिग्मा DS इंटू E2 ही लिखा है फोर्स में, लेकिन E2 का मैग्नीट्यूड कितना है? सर ये तो बाहर से लग रहा है ना, तो ये फोर्स अंदर से लग रही है बाहर से चार्ज कहां पर है, अंदर है बाहर है? कंडक्टर पे एलिमेंट पे चार्ज कहां है? बाहर का। बाहर है। अच्छा तो एलिमेंट पे जहां चार्ज होगा उस चार्ज पे ये फोर्स कहां लगा? फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था इस पर। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है ना। तो E2 की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, और सिग्मा DS पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कहां लगा इस पर? बाहर की तरफ। तो यही तो प्रेशर है जो इसको बाहर सारे पार्टिकल को दूर दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसी से प्रेशर डेवलप हो रहा है। नहीं क्लियर हुआ? राम बोलो। नहीं नहीं, तुम पूछो, आखिरी तक पूछो, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ सवाल पूछो जरा, क्या चीज? जो हमने सिलेंडर बनाया था वो चीज के लिए। अच्छा तुम पहले डेरिवेशन की बात कर रहे हो? यस एक मिनट मैं उसको ले आऊं जरा, कहाँ था वो? हाँ ये था। यस हम्म, तो ये जो सिलेंडर बनाया है ये इमेजिनरी सिलेंडर है, यहाँ पे कुछ है तो है नहीं। ठीक है, तो सर तो हम कंडक्टर की वजह से पहली चीज ये कंडक्टर नहीं है। नहीं अगर होता मतलब होगा नहीं नहीं, कंडक्टर नहीं लेना है हमको, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है। कंडक्टर लेंगे तो दोनों तरफ चार्ज आएगा। सर नहीं उसके अराउंड कंडक्टर होगा मतलब उस केस में। अच्छा तुम इस प्लेट के नियर अबाउट सराउंडिंग में, उसके नेबरहुड में एक कंडक्टर रख रहे हो? यस जैसे हम उसमें क्या कंडक्टर रखना चाहते हो, बोलो, रख ही देते हैं। जैसे वहां पे मतलब क्या बनाऊं, शेप क्या बनाऊं उस कंडक्टर का? चलो ये बना लिया एक रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है, फिर नहीं मतलब उसका पार्ट है ना वो जो शीट है कंडक्टर में। मतलब इसका तुम कह रहे हो शीट का एलिमेंट लूं मैं एक? जैसे उस केस में जो शीट ली थी तो कंडक्टर का ही पार्ट था ना, हाँ तो उसमें हमने फिर सिलेंडर बनाया उस शीट पे इमेजिनरी सिलेंडर। हाँ ठीक है। तो फिर हमने ई निकाला जो ई बना आया था। हमने ई जो निकाला, हमने तो डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज किया ना, सिग्मा बाई E1 जो यूज किया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यस ठीक है। तो ई टू जो है हम्म, कंडक्टर की वजह से तो वो भी दोनों तरफ लग रहा है एक। नहीं वो एक तरफ। दो बार अच्छा वो क्या है? देखो E2 जो दो बार लिखा है ना, उसका मतलब ये है, अभी बनाता हूं देखो। ये जो कंडक्टर मैंने बनाया, इस कंडक्टर में ये वाला टुकड़ा तो हमने काट के अलग कर दिया था इतना, अब ये पूरा ही अलग होगा। ऐसे बनाता हूं मैं, ये इसमें ये हिस्सा मैंने छोड़ दिया इसका, यानी काट के मैंने अलग कर दिया है। तो ये बताओ कि इसके जस्ट इनसाइड यहां पर, और एक पॉइंट है A1, एक पॉइंट है A2। A2 है जस्ट आउटसाइड और A1 है जस्ट इनसाइड। तो A1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है A1 पर जस्ट इनसाइड? 0। और जस्ट आउटसाइड तो 0 नहीं है। तो A1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से किधर होना चाहिए,
बाहर, और ये भी बाहर ही है, मतलब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे तक एक्सटेंड किया है मैंने, वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यही आगे तक है। E2 जस्ट इनसाइड ds और जस्ट आउटसाइड ds सेम है डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में। ये मैंने एलिमेंट बनाया ds, इस ds एलिमेंट के जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड दोनों तरफ E2 की वैल्यू कैसी है, सेम है, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। अब ये E2 का मैग्नीट्यूड होना चाहिए E1 के बराबर, लेकिन E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ds की वजह से, तो वो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट में, और बाहर की तरफ है राइट साइड में, E1 इधर है, ठीक है। ds की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है, लेकिन E2 जो रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से वो केवल इधर ही है, बाहर की तरफ। और वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसके डीप इनसाइड नहीं ले रहे किसी पॉइंट पर, मैं यहां क्लेम नहीं कर रहा हूं कि E2 की वैल्यू क्या है, मैं कहां पर ले रहा हूं, ये E2 कहां डिफाइन कर रहा हूं, ये जो ds है ना, जस्ट आउटसाइड ds और जस्ट इनसाइड ds, जस्ट राइट साइड ds और जस्ट लेफ्ट साइड ds, वहां पर E2 लिखा हमने। तो जैसे ही हमने जस्ट लेफ्ट साइड लिया या जस्ट इनसाइड लिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए, तो E2 की वैल्यू आ गई E1 के बराबर। जस्ट आउटसाइड E2 की डायरेक्शन हमने वही रखी, मैग्नीट्यूड भी वही रखा, तो अब लेकिन E1 की डायरेक्शन पलट गई है यहां पर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहां। हाँ, अब आगे बताओ क्या चीज और दूसरा पॉइंट। अच्छा, ये तुमको क्या लग रहा है, ये जेई लेवल की चीज है या बोर्ड के लेवल की चीज है? नहीं, जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तुम्हें क्या लगता है इस तरह की चीज जो है बोर्ड में होती होगी, सीबीएसई में, या फिर आईआईटी में ही होती होगी? हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन ना सरप्राइजिंगली इसका डेरिवेशन ना उसमें दिया है सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की बुक उठा के देखना, तो ये एनसीईआरटी वाले बड़े अजीब काम करते हैं, बाकी थ्योरी वेरी कुछ नहीं बताई है, एक सडनली ना इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। तो उसमें थोड़ा तुम एनसीईआरटी की ना बुक उठा के देखना इलेक्ट्रोस्टैट की, उसमें पढ़ना वो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ना, क्योंकि स्कूल में तुम्हारे जो क्वेश्चन हो सकता है उस पर कोई बना दे एग्जाम में। इस बार फिजिक्स का जो पेपर आया, पेपर कल था 12th का, तो जो स्टूडेंट ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे जेई की ना, उनका सीबीएसई गड़बड़ हो गया है, क्योंकि पेपर लेंदी आया था और थोड़ा जेई लेवल के क्वेश्चन थे, जेई मींस लेवल के कुछ क्वेश्चन थे आधे पेपर में, तो काफी सारे स्टूडेंट बेकार करके आए फिजिक्स का पेपर। वो अंडर एस्टिमेट करके गए थे कि जैसे हर साल आता है वैसे ही आएगा, लेकिन इस साल टफ पेपर आ गया थोड़ा। हाँ हाँ, ये हम बोर्ड भी तो पढ़ ही रहे हैं, ये ओब्वियसली ये बोर्ड भी है, बस उसमें फर्क ये है कि जो हम बोलते हैं वो तुम्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और डेरिवेशन जरूर इसमें याद रखना। तुम लास्ट 5-6 ईयर्स के पेपर्स देख लेना, कौन कौन से डेरिवेशन आए, वो सारे डेरिवेशन करना। तो चलो, ये तो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और क्या क्या पढ़ा हमने? अच्छा हाँ, अब मुझे ना तुमको, अभी तुम्हें कहीं जाना है तो थोड़ा सा वेट करो, मुझे एक चीज और बतानी है, नहीं तो मैं खुद भूल जाऊंगा फिर। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वजह से है? नहीं, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो लेकिन ये तो इनफाइनाइट नहीं था, फिर हमने यूज क्यों कर लिया? नहीं, बता रहा हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए है? केवल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए है। लेकिन जब हम किसी कंडक्टर के बहुत पास होते हैं, डिस्टेंस इज वेरी लेस, बहुत पास में है अगर किसी सरफेस के, तो साइज ऑफ द सरफेस कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर इसमें एनिमेशन हमने वो किया सिलेंडर बना के उसमें कभी इनफाइनाइट की कंडीशन तो नहीं कर अरे सकते। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तभी है जब ये इनफाइनाइट हो। अगर इनफाइनाइट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो परपेंडिकुलर रहेगी ऐसी और ना यूनिफॉर्म रहेगी। फील्ड यूनिफॉर्म है ही इसलिए क्योंकि ये शीट इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट शीट नहीं होगी तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, ना उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा हर जगह। जैसे मैं एक छोटा सा इतना सा अब मेरी जो पाम है इतनी बड़ी शीट ले लूं और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इसकी वजह से अलग होगी, इसकी वजह से अलग होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी बदल रही है, एंगल भी बदल रहा है। तो इसको इनफाइनाइट लेना होगा तो क्या होगा कि अगर एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट दूसरा ऐसा मिलेगा कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, जिससे कि दोनों के ये वाले जो कंपोनेंट होंगे पैरेलल टू शीट वो कैंसिल होंगे। तो कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा? विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये इनफाइनाइट के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन एक चीज देखो कि मान लो हमारी आंख को हमने निकाल लिया और ये जो वॉल देख रहे हो इधर, इस वॉल के पास में रखूं मैं ले जाके, इससे मैं 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखूं तो वॉल का कुछ काफी बड़ा हिस्सा मुझे दिख रहा होगा। अब आंख को अगर मैं धीरे धीरे वॉल के पास ले जाऊं तो आंख को क्या दिखेगा? वॉल का ज्यादा एरिया दिखेगा। और अगर मैंने आंख को वॉल से मान लो 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया, सो आई एम अनेबल टू सी एनी अदर थिंग एक्सेप्ट वॉल। मुझे केवल वॉल ही दिखेगी और कुछ मैं देख ही नहीं पाऊंगा अगर मैंने आंख को इतना पास रख दिया तो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अब उस पोजीशन पर जब आंख की डिस्टेंस वॉल से मान लो 0.001 मिलीमीटर है तो वॉल कितनी भी छोटी हो लेकिन उस आंख के लिए वॉल का साइज इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, इसलिए हमने वहां पर जो डीएस था ना उसके जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड किया है। जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड ये रिजल्ट यूज कर पाएंगे हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला। अगर हम उससे ज्यादा दूर जाएंगे तब तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज ऑल्सो। सिग्मा डीएस पॉइंट चार्ज हो जाएगा अगर ज्यादा दूर चले गए तो, और पॉइंट चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर से वेरी करने लगेगी। समझ में आई ये बात? अच्छा, अब देखो अगर ये शीट ना हो कि ये कंडक्टर होता, अगर कंडक्टिंग प्लेट फॉर इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के केस में उसकी थिकनेस ना हम नेग्लिजिबल नहीं लेते हैं कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में हम ये मान के चलते हैं कि अगर मैंने एक चार्ज दिया तो चार्ज इसके राइट साइड वाले सरफेस पर भी आएगा और लेफ्ट साइड वाले सरफेस पर भी आएगा। दोनों सरफेस पर चार्ज डेंसिटी सेम होगी, बराबर बराबर चार्ज। जैसे Q अगर यहां दिया तो Q/2 दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन हम वैसे ही कर सकते हैं। स्कूल में अगर आ जाए तो तुम ऐसे करोगे कि एक पॉइंट यहां कंसिडर किया, एक यहां पर, इसके अराउंड मैंने एक सिलेंडर मान लिया, इमेजिनरी सिलेंडर। इससे पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा, यहां से पास होने वाला फ्लक्स है E इंटू ए, यहां से पास होने वाला E इंटू ए। टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2E इंटू ए। कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा और ये फ्लक्स किसके बराबर होगा? सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो सिलेंडर के अंदर इस बार कितना चार्ज है? सिग्मा इंटू 2a है, क्योंकि यहां पर भी इंटरसेप्टेड पार्ट है, इधर भी इंटरसेप्टेड है। तो 2 से 2 उड़ जाएगा, a से a उड़ गया, तो E इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर के केस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि ये डेरिवेशन तो तुम समझ के रखना स्कूल के लिए। तुम ऐसे याद रखना कि वी आर टेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। एक जो चार्ज की लेयर है ये वाली, ये अपने आप में एक शीट ऑफ चार्ज है और एक ये शीट ऑफ चार्ज है। इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर निकाल देंगे। तो एक सिंगल शीट की वजह से कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है यहां पर,
अगर मैं एक पॉइंट मान लू यहां पर, मान लो ये पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस वाले की वजह से कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो लेफ्ट साइड वाला चार्ज है, जो इनफाइनाइट शीट है, उसकी वजह से भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का ऐड होके कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें तो बताओ। नहीं कुछ है, तुम्हारी आवाज धीरे धीरे आ रही है बहुत। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड में निकाल रहे होते तो यहां निकालते, तो इसमें भी ऐसे ही करते, लेफ्ट साइड में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका कंट्रीब्यूशन और एक कंट्रीब्यूशन इस वाली लेयर का, दोनों का सेम डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से भी लेफ्ट साइड में आएगा और दूसरी वाली की वजह से भी लेफ्ट साइड में आएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज बेटर टू रिमेंबर ए सिंगल लेयर ऑफ चार्ज कंट्रीब्यूट्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अच्छा, अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इतना क्वेश्चन ये बनेंगे कि मैंने एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली है ये, और एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट इसके पैरेलल रखी, आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इन आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स पर मैंने चार्ज दे दिया इस पर, मैं सिंबल में करूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू दूं, इसमें न्यूमेरिकल दे देता हूं, चलो ये सिंबल ले लो, न्यूमेरिकल दे देते हैं। ये है मान लो 3 कूलम चार्ज, और इस पर ले लिया मैंने 7 कूलम चार्ज। ठीक है, अब हमको इस कंडक्टिंग प्लेट्स के चारों सरफेस पर कितना कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये बताना है। यानी इस पर Q1, यहां Q2, यहां Q3, यहां Q4। These conducting plates we are treating like a infinite sheet of charge, right? Infinite conducting plates हैं, मतलब शेप साइज इनका infinite है। So here we have 4 unknown quantities, so we need 4 equations. So 2 equations we can find very easily, Q1 plus Q2 कितना 3, और Q3 plus Q4 कितना 7। दो और इक्वेशन कैसे बनाते हैं, नहीं, दूसरी इक्वेशन ऐसे बनाते हैं कि हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट। देखो मैं बना रहा हूं, तुमको दिखा के नहीं बताना, यहां पर देखा, ये यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0। Q1 की वजह से 0 होना चाहिए कि नहीं, नहीं। Q2 की वजह से भी 0 नहीं होगा, Q3 की वजह से भी 0 नहीं होगा, Q4 की वजह से भी 0 नहीं होगा, नेट 0 होगा। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहां पर, तो Q1 चार्ज इस सरफेस पर है, उसको मैं मानूंगा इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से आएगा। सरफेस एरिया हम मान लेते हैं इनका कितना है, A के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 बाई A, ये तो हो गया सिग्मा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, Q1 अपॉन A, ठीक है, ये तो हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन बताओ इसकी किधर होगी, राइट साइड, वेरी गुड। Q2 की वजह से आएगा Q2 अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन होगी लेफ्ट, क्योंकि ये वाली जो लेयर है Q2 वो प्लेट के राइट साइड है, तो फील्ड में आएगा, फील्ड आएगी इसकी लेफ्ट साइड में। ठीक है, Q3 की वजह से बोलो बेटा, Q3 अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन Q4 की वजह से डायरेक्शन लेफ्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो मैं लिखूंगा ये वाला प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इक्वल टू 0। तो क्या बचा, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी नीड वन मोर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट ले लेंगे, इधर इसको 0 करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तुमको समझ में आ गया होगा कि A और 2 एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाता है, और प्लस माइनस देखना है केवल। तो क्या लिखूंगा फोर्थ इक्वेशन, बोलो। यस, एक्सीलेंट। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 इक्वल टू 0, ये फोर्थ इक्वेशन। अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आता है।
4 अननोन है, 4 इक्वेशंस हैं। Q1 कितना आ रहा है? हाँ, तो Q1 आ जाएगा 5, ठीक है। और Q2 कितना? -2, ठीक है। और ये +2, और बाहर +5। अब देखो ना, ये तो मैंने डेरिवेशन बता दिया। डेरिवेशन आना बहुत जरूरी है इसका, कि हमने अप्रोच क्या लगाई है। अब नॉर्मल केस क्या हुआ करेगा कि जब भी हमको इस तरह का सिस्टम मिलेगा ना, तो हम याद रखेंगे कि जो फेसिंग सरफेस हैं उन पर चार्ज कैसा इंड्यूस हुआ करेगा? इक्वल और अपोजिट। तो फेसिंग सरफेस पे चार्ज है इक्वल और अपोजिट, और टोटल चार्ज का आधा कहां जाएगा? हमेशा आउटर सरफेस पर। लेकिन अभी बस 5 मिनट में कंप्लीट करता हूं अपना आज का क्लास। हम्म, क्या? तुम्हारी आवाज ना क्लियर नहीं। दूसरी साइट मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली। सर इसमें जो हम Q3 और Q4 के की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसर्न किया हमने, किस पॉइंट पर? जो पॉइंट 3 कूलम वाली Q3 मिड पॉइंट पे, उसके लिए तो Q3 Q4 वाली ये सारी इनफाइनाइट है, क्योंकि ये हम ये मान के चल रहे हैं कि आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और सेपरेशन इनके बीच कैसा है? बहुत कम है, डिस्टेंस कम है ये। इसी अप्रोक्सीमेशन में हम ये सॉल्व करेंगे। और आगे ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट शीट। तुम्हें अपने आप अंडरस्टूड है, मान के चलना है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक चीज मुझे कंफर्म कर दो कि अब मैं क्या करता हूं कि एक बना लेता हूं यहां पर सिस्टम जिसमें 3 चार्जेस हैं। यह है 4 कूलाम, इसमें मान लिया -2 कूलाम, इसमें मान लिया 10 कूलाम। अब डिफरेंट सरफेस पे चार्ज कितना कितना होगा, तो उसके लिए क्या करो, टोटल चार्ज देखो कितना है सिस्टम पर? 12। तो यहां पर कितना होगा? 6 कूलाम, यहां पर होगा 6 कूलाम आउटर सरफेस पर। अब अगर यहां 6 है, तो फिर यहां कितना होना चाहिए? -2। तो यहां कितना होना चाहिए? +2। तो फिर यहां कितना हो जाएगा? -4। तो यहां होना चाहिए +4। सारा हो गया, ठीक है। अब ये चीज ना याद भी कर लेना है, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन वो तब बन जाएगा कि अगर कोई हमको ये दे दे कि ये आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स मैंने बना ली, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि अगर मान लो इसमें हमें डेरिवेशन करना होता ना, तो हम यहां लिखते Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। तो हमको मालूम है कि इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। लेकिन जो अननोन चार्ज लेंगे ना, वो पॉजिटिव लेके सॉल्व करना है। यानी Q3 प्लस Q4 इक्वल टू -2 लेके सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने के बाद अपने आप विद साइन आएगा। अभी किस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है वो हमको नहीं पता है, हम नेगेटिव लेके सॉल्व नहीं करते हैं, पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हैं। तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सारे नेगेटिव लेके क्यों नहीं करते हैं हम? तो सारे ही नेगेटिव लेके इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो साइन कन्वेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का सभी का, वो किससे डिसाइड किया है हमने? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से डिसाइड नहीं किया है। तो अननोन चार्ज हमेशा ऐसी सिचुएशन में कैसा लेके सॉल्व करेंगे हम? पॉजिटिव। और सॉल्व करने के बाद फिर वो अपने आप विद साइन आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं करना कि अननोन को हम नेगेटिव ले लें तो सॉल्व करने के बाद तो वो अपने आप आ ही जाएगा, ऐसा हम काम नहीं करेंगे, अननोन को पॉजिटिव लेंगे। अब मान लो ऐसा ही अगर क्वेश्चन होता कि ये 4 कूलाम, -2 कूलाम और ये 10 कूलाम है, इसी के साथ साथ यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसकी वैल्यू कुछ दे दी है, इक्वल टू मान लो 10 न्यूटन पर मीटर है, नहीं सॉरी वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है? अभी हमने वोल्ट पर मीटर नहीं पढ़ी शायद, न्यूटन पर कूलाम पढ़ ली है, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलाम है। अब इन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना, वो अब ऐसे नहीं आएगा। टोटल चार्ज का आधा आउटर सरफेस पर नहीं आएगा। अब हमको बेसिक चीज से सॉल्व करना पड़ेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर एक पॉइंट पर कितना लेंगे हम, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस का 0 करेंगे? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3, Q4, Q5, Q6, और ये वाली फील्ड भी लिखेंगे। इनका सम 0 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नेट मतलब 6 चार्ज प्लस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा मिला के 0 करके। तो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अभी बस इस तरह का क्वेश्चन तुम अपने आप से ट्राई करना, मैं तुम्हें भेज दूंगा कोई क्वेश्चन इस तरह का। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन होगा। नॉर्मल सिचुएशन ऐसी होगी, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा टोटल चार्ज का आधा आउटर सरफेस पर और फेसिंग सरफेस पर इक्वल और अपोजिट। अब मैंने तुम्हारे ना बहुत ज्यादा डाउट्स आज देखे नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आज जो हमने पढ़ा है उससे सॉल्व हो जाए, ठीक है, और नहीं होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट करूं आज यहीं से लेक्चर अपना, थैंक यू सर। ठीक, ओके बेटा।